नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। एक्सिस में इंडिया का एग्जिट पोल भी आ रहा है और वहां पर तेजस्वी की सरकार दिख रही है कि 10 तारीख को जो है तेजस्वी की सरकार बनती रही है। इसी मुद्दों को बारीकी से बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। जल्दी से हम अपने मेहमानों से मुखातिब करा दूं। सबसे पहले महेश धोनिया जो पूर्व सीनियर एडिटर कोबरा पोस्ट से है वो हमारे साथ मौजूद है। सुधांशु कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर ड्यू वो हमारे साथ मौजूद है। नुरुल हुदा जो स्वतंत्र पत्रकार है और फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी है वो हमारे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा की शुरुआत सर महेश धोनिया सर से मैं करना चाहूंगा। आज सर एक्सिस में इंडिया एग्जिट पोल भी आ रहा है और उसमें तेजस्वी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। कैसे देख रहे हैं आप इसको, एक्सिस में इंडिया एग्जिट पोल को? हाँ देखिए, मेरे सामने में वैसे इसका चाणक्य टुडे का भी जो है एग्जिट पॉल है और वो कह रहा है कि तेजस्वी की सरकार बनती हुई दिखा रहा है और आपके महागठबंधन को 44% वोट दिखा रहा है और एनडीए को 34% वोट दिखा रहा है। तो अपने आप में एक तरीके से ये अगर ये एग्जिट पोल सही साबित हो तो चाणक्य आपको ध्यान होगा। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ और जल्दी ले चलूंगा, कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ये ओपिनियन पोल और किस तरीके से, हालांकि ओपिनियन पोल अपने आप में ये डेमोक्रेसी को कहना चाहिए कि उसको विकृत करने वाला तरीका है। जो प्रभावी प्रभु वर्ग है, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो इंडिया का हो, किसी भी देश का है, वो मीडिया के थ्रू ओपिनियन पोल करा करके अपने पक्ष में हवा बदलवाने की कोशिश करता है। और ये आपने अमेरिका में देखो, लेकिन इत्तेफाक से देखिए कि एनडीटीवी, मुझे याद है मैं जब इंडिया टुडे में था उन दिनों की बात है, ये लगभग आपके, मैंने इंडिया टुडे में 1991 मैंने 1991 में ज्वाइन किया था। तो उसके बाद से ही इलेक्शंस में जो है ये कहने चाहिए सेफोलॉजी का, मतलब कि प्रिंट मीडिया में चलने लगा। खैर उस समय तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बहुत बाद में आया, पहले टीवी टुडे ही लेके आया और ये आपके प्रणव रॉय लेके आए थे एनडीटीवी, जो आपके करंट अफेयर्स प्रोग्राम डीडी में चलाते थे। तो वहीं से इंडिया टुडे, आई थिंक इंडिया टुडे वाज द फर्स्ट मैगजीन टू स्टार्ट पब्लिशिंग ओपिनियन पॉल्स ऑन ड्यूरिंग इलेक्शन, बिफोर इलेक्शन टाइम, है ना। तो उनके उस समय जो है काफी कई इलेक्शंस में काफी जो है आपके अच्छे रिजल्ट आए, मतलब कि करीब करीब जो वो दिखाते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया तो एक तरीके से भेड़ चाल जैसी हो गई आपके। आज तो खैर कम से कम दर्जनों जो है वो ये ओपिनियन पोल कराने वाले हैं और जिनकी कोई कहना चाहिए सैंपल भी जिनका बहुत छोटा, आप लगा लीजिए कि बिहार में कम से कम मतलब कि करोड़ 2 करोड़ के आसपास आपके अगर आपके वोटर्स हैं तो उसका बहुत ही सैंपल साइज बहुत छोटा लेते हैं। ये कितना लेंगे, मुश्किल से 20-25 हजार होगा। तो मैंने कम से कम अपने में जब से दिल्ली आया हूं तो उन उन 89 के बाद, वीपी सिंह के गवर्नमेंट बनने के बाद से जितने भी ये ओपिनियन पोल हुए हैं, आज तक कोई भी ओपिनियन पोल मुझे नहीं टकराया है, ओपिनियन पोल करने वाला। तो अपने आप में ये मुझे बड़ा संदिग्ध भी लगता है और डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं ये कमजोर करता है, ये करती है एक्सरसाइज। लेकिन अब दुर्भाग्य है जब जो जो प्रभु वर्ग है हमारे देश में, प्रभु जाति हैं और जो वो सारे सिस्टम को अपने फेवर में करने की कोशिश में रहते हैं। और तो जैसे मैंने एनडीटीवी का बताया था, एनडीटीवी के जो हाल फिलहाल का पोल है अमेरिका को लेकर के, वो एकदम गलत साबित हो रहा है। उसका ओपिनियन पोल वो ट्रंप को जीतता हुआ दिखा रहा था और इस तरह से एनडीटीवी के कई पोल गलत हुए हैं। और पिछले आपके देखेंगे आप 2013 के इलेक्शन में, आप दिल्ली के स्टेट इलेक्शन में देख लीजिए, इनकी गड़बड़ी, ओपिनियन पोल एकदम गड़बड़ निकला है, ये बीजेपी को बढ़त दिखा रहे थे। फिर 2015 के इलेक्शन में देख लीजिए, बीजेपी की सरकार बनवा रहे थे, ये 44-46 के आसपास बीजेपी की सीट निकाल रहे थे। लेकिन जब जब इलेक्शन हुए, एग्जिट पोल हुए, तो एग्जिट पोल में निकल आया कि 67-60 से ऊपर जो है
आप लेके जा रही है। तो ओपिनियन पोल अपने आप में बहुत ही भ्रामक है मेरे हिसाब से। और असल में तो नतीजा तो वही होता है जो बंद डिब्बे में काउंटिंग के बाद खुलता है। तो जहां तक मेरा अनुभव है ये है। और एक चीज और बताता हूं मैं आपको। मुझे याद है 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में एक रात पहले बीबीसी के जरिए एक फेक न्यूज आरएसएस की आईटी सेल ने चलाई थी कि मोदी जी इस चुनाव में लहर बनेगी, मोदी जी जीतेंगे। उसी के नेक्स्ट डे या थर्ड डे बीबीसी की तरफ से खंडन आ गया था कि बीबीसी इंडिया जो है वो कोई ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल नहीं कराती है। तो आप देख सकते हैं कि ओपिनियन इस तरह से झूठे या टीवी के जरिए या न्यूज जो इनके, और ये पेड हैं बेसिकली, सीधे सीधे पेड हैं। मेरे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट फ्रेंड रहे हैं जो आज तक में बीबीसी से आए थे। तो उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था, तो इस बहुत बड़ी पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है उसके जो अध्यक्ष थे उनके कहने पर उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। और ये इलेक्शन से कुछ महीने पहले की बात है। तो उनसे मुझे जानकारी मिली थी आज तक को कम से कम 100 से 150 करोड़ का बजट मिलता है इलेक्शन में। और ऐसे सारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है। तो आप ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किस तरीके से आपके ओपिनियन पोल के जरिए जो मत देने वाले हैं, वोटर्स हैं, उनके दिमाग को कैसे बदलता है, इसलिए मैं कहता हूं कि लोकतंत्र के लिए बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि किस तरह से जो है मतलब एग्जिट पोल इससे पहले कई बार गलत साबित हुआ है। लेकिन मैं सुधांशु सर, मैं आपके पास लौटना चाहूंगा, क्योंकि आज जिस तरीके से महिलाओं ने चढ़ बढ़कर मतदान किया, युवाओं ने मतदान किया, क्योंकि महिलाओं का भी वोट जो है गठबंधन को ज्यादा गया है। उसके बाद जो 36 साल से लेकर 50 साल की उम्र के जो लोग हैं उन्होंने मतलब नीतीश कुमार को ज्यादा वोट किया है, तेजस्वी को कम किया है। लेकिन 61 जो वर्ष के लोग हैं, 61 वर्ष से अधिक के जो लोग हैं वो तेजस्वी यादव को ज्यादा वोट किया, यानी गठबंधन को। तो इसको लेकर जो समीकरण हो रहा है, महिलाओं का ज्यादा वोट पड़ना और बुजुर्गों का वोट पड़ना, युवाओं का वोट पड़ना, आपको क्या लग रहा है? तेजस्वी सरकार को 10 तारीख को बदलती हुई सरकार देख रहे हैं आप? हाँ, इसमें देखिए, एक तो जो अभी मैं पूरा देख ही रहा था, केवल एक ही नहीं, कम से कम 4-5 चैनल का सर्वे देख रहा था मैं। और चैनल एक्चुअली अपने नाम पे सर्वे कराता नहीं है, एक टीम, हर एक के साथ टीम, जैसे चाणक्य अलग है, एक्सिस अलग है, सी वोटर अलग है, CDSS है, कई है। हाँ, कई सारी संस्थाओं के साथ ये लोग टाई अप करते हैं। एक आध सर्वे मैंने भी किया था, सी वोटर ने जो पहली सर्वे की शुरुआत की थी तो मैं उसका हिस्सा था, हरियाणा में सर्वे कर रहा था, पहली बार लॉन्च हो रहा था वो संस्था जो है। तो दरअसल होता क्या है, देखिए, जो सर्वे होते हैं, जो सर ने बोला, और ये कि बेसिकली सैंपल साइज में महत्वपूर्ण चीज होती है कि आप सैंपल साइज क्या ले रहे हो। यहाँ पर दो चीजें मैं क्लियर करके फिर आपकी बात पे आऊंगा। देखिए, ओपिनियन पोल बंद किया जाना चाहिए, और ये दरअसल जो ओपिनियन पोल होते हैं वो वोट को इम्पैक्ट करने के लिए और एक साजिशन खेल है वो। और उस खेल में मीडिया का जो खास करके जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कह रहे हैं, और खास करके इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स जो हैं भारत के, उसकी विश्वसनीयता को ही संकट में डाल दिया, उसमें कहीं से कोई डाउट है नहीं। और ये अब आप देखिए, इसके पहले आज से जो लास्ट जो इनका ओपिनियन पोल आया था, तो मात्र 3600 लोगों को लेके, मतलब 3600 का सैंपल साइज था, मतलब 3600 लोगों से आपने पूछ लिया 12 करोड़ की आबादी में, और आपने एक जारी कर दिया कि भैया महागठबंधन पीछे चल रहा। वो तो आपको मैं बताऊं, ये चीजें लास्ट तक ये लेकर आते रहते हैं। अब चूंकि अब तो थोड़ा पिछले दिनों कुछ हुआ है, तो अब चुनाव आयोग ने विद इन इलेक्शन इनको बंद करवाया है। अदरवाइज अगर इनको खुला छोड़ दिया जाए तो ये लोग जो है पॉलिटिकल संगठन का नुमाइंदगी करने लग जाएंगे, और जो है हवा बनाने में, क्योंकि हवा बनाने का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कई बार, और तो उस काम में लगे होते हैं। इसलिए ओपिनियन पोल तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। कम से कम 6 महीना, कोई चुनाव से 6 महीना पहले तो एकदम बंद कर दिया जाना। जो एग्जिट पोल का मामला है, वो चूंकि अब चुनाव को इम्पैक्ट नहीं करेगा, तो ठीक है, मनोरंजन करिए लोगों का, जैसे हम लोग क्रिकेट वगैरह देखते हैं ना कि छक्का लगेगा, अगले बॉल में कि चौका लगेगा।
तो उस मनोरंजन के लिहाज से ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो हम लोग भी देख रहे थे। लेकिन ओवरऑल देखिए सद्दाम, जो रिजल्ट है वो बहुत इस बार क्रिस्टल क्लियर आज से नहीं दिख रहा है। अनएक्सपेक्टेड भीड़, और उस भीड़ में जो भीड़ आती थी, देखिए एक भीड़, मैं बार बार आपके चैनल पे भी बोला हूं, अन्य चैनलों पर जहां पर भी मैं गया, यूट्यूबर्स जितने लोगों ने बुलाया, मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं कि भीड़ को पैसे से लाना, दिहाड़ी मजदूर की तरह बनाकर 500 रुपया पेड करके और बस मुहैया करा के लाना, वो होता है राजनीति में, भारतीय राजनीति का बहुत आम प्रचलन का चीज है ये। वो भीड़ कभी शोर नहीं मचाई, वो अपनी मतलब एक टाइम बाउंड फ्रेम में कि भैया 4 घंटे की रैली है तो 3 घंटा काम करके भागने की प्रवृत्ति, तो भागेंगे। लेकिन तेजस्वी की रैलियों में जो लोग आए वो अपनी स्वेच्छा से आते थे, वो तेजस्वी को सुनना चाहते थे। तेजस्वी में वो उनको एक आशा की किरण, उम्मीद की किरण दिखाई पड़ रही, और ये बहुत स्पष्ट था। इसलिए आप देखेंगे पूरे इन दिनों के जो डिस्कशंस हुए चैनलों के अंदर भी, उसमें वो सहमे हुए थे, सारी बातें कह लेते थे कि नहीं ये सरकार बना रहे हैं, वो सरकार बना रहे हैं, फिर अल्टीमेट कहते थे लेकिन ये भीड़ जो आ रही है अगर ये वोट में कन्वर्ट हो गई जी तो रिजल्ट दूसरा हो। ठीक है, अब अभी जो एग्जिट पोल आ रहा है, खास करके जैसे आपने एक पहला सवाल बताया कि महिलाओं का, देखिए महिलाओं ने नीतीश कुमार जी को, देखिए एक चीज मैं बताऊं, नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि बिहार में उन्होंने ठीक ठाक काम किया था, और शुरुआती जो 5 साल है वो तो उस दौर के हिसाब से बहुत बढ़िया काम किया था उन्होंने, और एक अच्छे लीडर है, उनके पास एक विजन भी था। लेकिन दिक्कत क्या है कि 15 साल के शासन के बाद अब वो चूक गए, अब उनके पास नया आइडिया नहीं है, नया विजन नहीं है। तो जो महिलाएं थी, जब उन्होंने शराबबंदी की, और दूसरा जो ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं उसमें जो उनको भागीदारी दी गई, और उनका बहुत जोर रहता है, ऐसा नहीं है, महिलाओं को लेकर जो है, इवन मैं देखता हूं जो एग्जामिनेशन में अभी जो लेक्चरशिप की वैकेंसी आई हुई है उसमें भी देखेंगे तो महिलाओं का उन्होंने कोटा अलग से कर रखा है। तो महिलाओं का लगाव ऑलरेडी, और महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया है एक अलग सोच। जैसे शुरुआती दौर में जब था, स्कूल की बच्चियों के लिए साइकिल दिया था उन्होंने, जो तो एक क्रांतिकारी कदम था कि बिहार की लड़कियां जो है सड़कों के ऊपर साइकिल चलाती हुई जा रही हैं, झुंड की झुंड। तो वो बहुत रोचक लगता था, लोगों को बहुत अच्छा लगता था, आकर्षित करता था कि भाई हमारा समाज बदल रहा। तो वो एक जोर तो महिलाओं का था नीतीश जी के पास। लेकिन लास्ट 5 ईयर में जो शराबबंदी इन्होंने करी, शराबबंदी से बहुत बड़ी आस जगी थी महिलाओं के अंदर, लेकिन जो भी करना था वो कर चुके थे, और शराबबंदी इनकी पूरी तरह से फेल हो, और मतलब वो एक तरह से उल्टा पड़ गया है शराबबंदी का माइंड। जब जिससे पिछले बार किया था तो शराबबंदी के नाम पे महिलाओं ने इनको वोट दिया, लेकिन जो 5 सालों में घटा वो उल्टा हो गया। जो जिस घर का पुरुष, जिससे महिलाएं परेशान होती थी कि भाई खाने के लिए रोटी का इंतजाम नहीं कर पा रहा लेकिन वो शराब के पैसे लगा रहा है, अब वो जो है 200 के बदले अब 400 लगा रहा है। तो वो महिलाओं को अब दिक्कत हो रही थी, इसलिए जो तेजस्वी के साथ आप देख रहे हैं कि, और हर चैनल का, मैंने 2-3 चैनलों का मैंने वॉच किया, हर चैनल अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं कि 1-2% वो नीतीश से ज्यादा ही है जो तेजस्वी की तरफ। एक तो वो हो गया। जो युवा वर्ग वाला है, देखिए उसमें मैं कहीं से कोई मैं कंफ्यूजन। आपके पास लौटूंगा, मैं इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले नूरुल सर से मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है और एग्जिट पोल में असदुद्दीन ओवैसी जैसे बड़े दिग्गज नेता, पप्पू यादव जैसे लोग, चिराग पासवान जैसे लोग कोसों दूर है। आपको क्या लग रहा है? आप वहां जो है जमीनी स्तर को भी देख रहे हैं, वहां से भी आप आए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि वहां असदुद्दीन ओवैसी और जैसे पप्पू यादव को कुछ सीटें मिल रही है? आपका आकलन इस पे? देखिए, पप्पू यादव को तो शायद पप्पू यादव अपना सीट निकाल ले। ओवैसी की एक सीट पहले से थी, तो शायद एक पे रहे या फिर एक में बढ़ोतरी कर ले। और सबसे अहम मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इस बार जो बिहार इलेक्शन हुआ है, इस बार बिहार 2014 से 2020 के बीच में बिहार विधानसभा चुनाव ही है जो मुद्दों पे लड़ा गया है। नहीं तो उससे पहले जितने भी चुनाव हुए, 2 लोकसभा के और बाकी स्टेट चुनाव हुए, सब सांप्रदायिकता के तौर पे लड़ा गया, लेकिन पहला बिहार चुनाव ही है जो मुद्दों पे लड़ा गया। तो इसमें तो तेजस्वी को तो फायदा मिल रहा है, लेकिन एक सबसे जरूरी बात है, अगर एनडीए अगर इनसे 10 से 15 सीट पीछे रहेगी तो फिर मेन चाणक्य तो अमित शाह है। सबको पता है कैसे मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दिया, कर्नाटक में गिरा दिया। तो ये भी एक जरूरी सवाल है। तो अगर 10-15 सीटों की कमी होगी तो बीजेपी कर सकती है, कुछ ना कुछ खेल कर सकती है। 2015 भी आप देख सकते हैं, महागठबंधन की लहर थी और सत्ता में भी आई, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, नीतीश कुमार बदल गए। चलिए नीतीश कुमार तो बदल गए, लेकिन कांग्रेस के एमएलए को भी तो तोड़ लिया था बीजेपी ने। तो ये तो खेल चलेगा बिहार में।
अगर तेजस्वी को एक लॉन्ग टर्म सरकार चलाना है तो कम से कम उनके पास 130 से 150 के बीच में सीटें होनी चाहिए, तभी वो सरकार बचा पाएंगे। नहीं तो बीजेपी तो तोड़ जोड़ की तो राजनीति करती ही है। फिर देखिए, और 10 को तो रिजल्ट आ ही रहा है कि किसको बहुमत मिला है, कौन बहुमत से चूक रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इस बार का जो बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो एक मुद्दे पे लड़ा जा रहा है। इससे पहले जातिगत मामला भी कई बार हावी हुआ था, चाहे इस बार भी काफी कोशिश की गई एनडीए की तरफ से, 370 का भी जिक्र किया गया, राम मंदिर का जिक्र किया गया, और उसके बाद कई सारे ऐसे चीजों का जो मतलब राष्ट्रवाद मुद्दे को लेकर जो बात आती रही है हमेशा, वो उन्होंने काफी कार्ड खेलने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। लेकिन महेश धोनिया सर, मैं आपके पास लौटना चाहूंगा। आज मतदान के दौरान ईवीएम की भी खराबी की खबरें आई। इससे पहले भी कई बार जो है ईवीएम को लेकर कई विपक्षी दल जो है मतलब विरोध करते रहे, और लोगों का जो कहना है, वहां पर हमने भी ग्राउंड रिपोर्ट किया तो लोगों का कहना है कि अगर ईवीएम में कहीं कुछ नहीं हुआ तभी तेजस्वी सरकार बन सकती है। अगर कुछ गलत हुआ या फिर उसमें हैकिंग का कुछ उसमें मतलब कुछ सामने आ भी डगमगा सकती है तेजस्वी की सरकार बनना, वरना नहीं तो तेजस्वी सरकार तय है। आपको क्या लग रहा है? देखिए सद्दाम और जितने भी मेरे पैनलिस्ट दोस्त हैं यहाँ पर, और हुड्डा साहब ने बहुत से अच्छी बात कही है, और प्रोफेसर सुधांशु ने भी बहुत सही बातें कही हैं। जो वस्तुगत स्थिति है वो किस तरह से वोट स्विंग हो सकता है, भीड़ से क्यों आतंकित है एनडीए बीजेपी जो कंबाइन है, जेडीयू बीजेपी कंबाइन। तो मैं इसमें एक चीज, आपने जो ईवीएम पर जो सवाल किया, जो जनता उठा रही है ईवीएम पर सवाल, वो अपने आप में अब एक तरीके से बेमानी हो गया सद्दाम। सीधी सी बात है, ये सवाल बेमानी कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। क्योंकि आपको याद होगा, प्रोफेसर सुधांशु कुमार भी जानते होंगे कि डॉक्टर अंबेडकर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अपने आप में आज की तारीख में एक कहने चाहिए वो एक लुप्त प्रयासी हो गई है जब से आरएसएस की सरकार केंद्र में बनी है ना। सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्ट्रक्चर था, जो अरेंजमेंट्स थे, जो इंस्टीट्यूशंस थे, वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज कर दिए गए हैं। और इलेक्शन कमीशन की तो बहुत जबरदस्त बेशर्मी है। साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट भी जो है इस आरएसएस की सरकार के साथ के सुर में ताल मिला के तातातैया कर रही है। तो अब ये ईवीएम का सवाल दोस्त एकदम से बेमानी हो गया है। हम जो है सिर्फ जो है अपनी मतलब की गुस्सा जाहिर कर सकते हैं, अपनी आशंकाएं जाहिर कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में जब पिछले वाले पैनल डिस्कशन मैंने कहा था कि आरएसएस के हवाले से कुछ मित्रों ने, सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि जो है एक स्थिति ये आ सकती कि बिहार में विधानसभा त्रिशंकु बन जाए। और अभी आपने कहा है कि ये त्रिशंकु की स्थिति आ सकती है अगर 10-15 की, जैसे अनवरुल ने कहा है कि ये कुछ अगर एमएलए इनके पास 135 से ऊपर नहीं आया तो सरकार बनाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं रहेंगे। और अगर त्रिशंकु रहती तो फिर तो तेजस्वी किसी भी सूरत में सरकार नहीं बना पाएंगे। तो ये भी संभावना है कि ईवीएम को इस तरह से हैक किया जाए कि कोई निश्चित रिजल्ट ही ना बने और अमित शाह एंड कंपनी के लिए पूरी तरह से मैदान खुला हो जाए। तो अब ईवीएम का सवाल बहुत बिल्कुल एकदम से मेरे लिहाज से बेमानी हो गया है। जब तक जनता मैदान में न उतरे और जितने भी विपक्षी नेता हैं मैदान में न उतरे हैं और संसद का नहीं, आपके इलेक्शन कमीशन का, सुप्रीम कोर्ट का घेराव न करें, तब तक ईवीएम का भूत आपको सताते रहेगा और इस लोकतंत्र की जो धज्जियां उड़ाते रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इससे पहले भी ईवीएम को लेकर सवाल किया जा रहा था, लेकिन ये सवाल पूरी तरीके से दरकिनार हो गया। लेकिन सुधांशु सर, मैं दोबारा आपके पास लौटना चाहूंगा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी कहते थे कि जो तेजस्वी यादव के रैली में भीड़ हुआ करती थी
उसमें कहा जाता था कि शहनवाज हुसैन जैसे बीजेपी के प्रवक्ता कहते थे कि ये खरीदी हुई भीड़ है। लेकिन जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं वहां से, बिहार से, कि जो मतलब युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जो मतलब वोट में तब्दील हुआ है ये भीड़, पहले कहा जाता था कि ये वोट में तब्दील नहीं होगा, लेकिन आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। युवा नौकरी के लिए जो है 43% वोट कर रहे हैं तेजस्वी सरकार को, मतलब तेजस्वी यादव को। 10वीं पास जो लोग हैं वो 42% वोट कर रहे हैं। जो ग्रेजुएट छात्र हैं वो 43% वोट कर रहे हैं। जो युवा छात्र हैं वो 49% वोट कर रहे हैं। जो मजदूर है वो 44% वोट कर रहे हैं। जो लेबर क्लास के लोग हैं वो 45% वोट कर रहे हैं। जो माइग्रेंट लोग हैं वो 51% वोट कर रहे हैं। जो रिक्शा चालक लोग हैं वो भी 51% वोट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि इससे जो है कहीं ना कहीं वो भीड़ जो है वोट में तब्दील हुआ है? नहीं, वो तो शुरू से था। देखिए, अब पॉलिटिकल संगठन है, बीजेपी विपक्ष की माने एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, तो वो तो ऐसी बातें कहेंगे। मैं तो मैंने पहले रिमार्क्स में ये बात कही कि भाई इस बार तेजस्वी की रैलियों की जो भीड़ थी वो भीड़ थी जो 2014 में नरेंद्र मोदी की रैलियों में आती थी, जिसमें एक उत्साह है, एक आशा है कि भाई हम ये जो है लीडर जो पिछला 15 साल से नीतीश जी हैं उनसे लोग नाराज हैं, और नाराजगी के बाद जो उनका प्रतिपक्ष है उसकी तरफ एक आश है। वो युवा है, यूथ से कनेक्ट कर पा रहा है, उनकी उम्र का है, उनकी भाषा बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी उसके पास, जैसे देखिए, वो कोरा कागज, जैसे तेजस्वी जी क्या है, वो एक कोरे कागज की तरह है। उनकी जो बातें हैं उसको पहली बार जनता भरोसा करेगी। 5 साल बाद लोग देखेगी कि इन्होंने 10 लाख नौकरियों का वादा किया तो वो दिए या नहीं दिए, उसका वो होने वाला। लेकिन देखिए, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पूरे भारत के स्तर पर बेरोजगारी का एक बड़ा आलम है, और नेता जो है उसके ऊपर हंस रहे हैं। सच्चाई यही है, मैं आपको बताऊं, उसको मजाक की तरह बनाया जा रहा है, और बेरोजगारी को लाख कोशिश करने के बावजूद भी लोग मुद्दा नहीं बनने देते। लेकिन कोरोना के बाद जिस तरीके से वापस गए हैं लोग, वो एक गुस्सा उनके अंदर था, और वो एक्सपेक्टेड है, उसमें कुछ नई बात नहीं हो रही। जो नौकरियों का मामला है, जानबूझकर फॉर्म निकाल दिए जाते हैं 6-6 साल, 5-5 साल, 7-7 साल तक जो है। मैंने जो एसएससी का एग्जाम 3 महीने के अंदर कंडक्ट कराया जा सकता है उसमें 6 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं। और बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पर पूरे का पूरा जो जीविका का जो साधन है, क्योंकि व्यवसाय वहां बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, खेती किसानी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जैसे आपको बताऊं कि जैसे अभी पंजाब के चीफ मिनिस्टर आके यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों के लिए, बिहार में होगा ही नहीं, क्योंकि बिहार में ऑलरेडी एग्रीकल्चरल को सेकेंडरी उस पर पहुंचा दिया गया। मंडियां थी नहीं, वहां जो किसान अनाज पैदा करते हैं उनको बेचारे को जो ये जो न्यूनतम प्राइस घोषित की जाती है वो मिल ही नहीं रहा, बहुत दिनों से नहीं मिल रहा। तो वो मुद्दा तो है ही नहीं, किसानी उनके लिए खत्म हो गई, व्यवसाय कुछ है नहीं, कुटीर उद्योग कोई लगे नहीं, बड़े उद्योग कोई लगे नहीं। तो अल्टीमेटली उनके पास क्या बचता है? नौकरी खोजना है, सरकारी नौकरी मिल जाए, प्राइवेट नौकरी मिल जाए। और उस चक्कर में ज्यादातर बच्चे जो है, जैसे हम सब लोग वहां से छोड़ छोड़ कर आए हैं, तो वो तो इम्पोर्टेंट था, और अब वो सीवियर हो गया बहुत। तो उसमें बहुत, और ये इसी देखिए तेजस पिछले 2019 के रिजल्ट के हिसाब से तो हम लोग ये मान के चल रहे थे, जिस तरीके से एक कॉमन सा समीकरण बनता था कि भाई राजद नीतीश मिल गए तो जीतेंगे, पहले बीजेपी नीतीश जी मिल गए वो जीतेंगे, ये बहुत कॉमन सा था। और हम लोग आज से 4 महीना पहले, 3 महीना पहले यही कह रहे थे कि अरे अब इस बार कुछ नहीं होना, एनडीए का रहेगा। लेकिन, और मैं आपको बताऊं, महागठबंधन के नेताओं को भी शायद इस बात का एहसास नहीं होगा कि इस तरह के इससे होने वाले हैं। लेकिन गुस्सा था, बेरोजगारी एक इंपॉर्टेंट इश्यू है, और हम जैसे जो छोटे छोटे लोग हैं जो ट्विटर के ऊपर, हमारा तो खैर कम जो फॉलोअर्स है, किस तरीके का प्रदर्शन किया, इन्हीं नरेंद्र मोदी जी के आइडिया को उन्होंने एक तरह से उल्टा करके वापस करके दिखा दिया, कैंडल भी जला दिया, थाली भी बजा दिया। तो वो एकमात्र मुद्दे के ऊपर हो रहा था कि बेरोजगारी वो मुद्दा था। और बड़े पैमाने पर जो हम लोग भी प्रदर्शन, आप तो कई बार वो कवर किए किस तरीके से निजीकरण के खिलाफ जो हम लोग मूवमेंट चला रहे थे। तो बिहार में रेलवे, मैं आपको बता रहा हूँ, करोड़ों लोगों की जो है जीविका का साधन है, और सबको ये सूचना है। और अब कोई सूचना की बात ही नहीं है, तेजस ट्रेन चल रहा है प्लेटफॉर्म पर, रेल की पटरियों पर दौड़ने लगा था कोरोना से पहले। तो बिहार के लिए तो चौंकाने वाली चीज है ना, जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बचेंगे नहीं, सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बचेंगे नहीं, तो उसके बाद नौकरियां उनको कहाँ मिल रही। और बिहार के लोगों को सरकारी नौकरी को लेकर बहुत ज्यादा लगाव है, इसमें कोई डाउट है नहीं, और हम सब उस चीज को देख कर आए हैं। सरकारी नौकरी करने वाला एक तृतीय श्रेणी का कर्मचारी भी जो है, हो सकता है प्राइवेट नौकरी करने वाले उससे दुगनी सैलरी कमाता हुआ भी उसका वैल्यू कम है। वो एक माइंडसेट है।
तो उसमें अगर तेजस्वी ने जब ये कहा कि हम 10 लाख नौकरी, और वो बहुत फर्म तरीके से कह रहा है, लोगों ने खूब भरमाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहीं पर भी झिझके नहीं है कि मैंने 10 लाख कहा है जिसमें कोई झूठ है या कोई जुमला है। वो फर्म थे डे वन, जिस दिन से उन्होंने इस चीज को अनाउंस किया उससे लेकर रैली के अंतिम दिन तक वो इसमें फर्म थे। और जब जब उनको इस बात के लिए फंसाने की कोशिश की गई कि भाई आप कैसे देंगे, तो उन अपने तही उनके प्रवक्ताओं ने और उन्होंने ये बात क्लियर करके बताया कि हम कैसे 10 लाख नौकरियां देंगे। और उनका एक बहुत बेहतरीन जो उल्टा करके वो सवाल पूछते थे कि आप क्या चाहते हैं कि बिहार जो है हमेशा पीछे ही रहे, जो राष्ट्रीय पैमाना है हर एक चीजों का, कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितनी पुलिस होनी चाहिए, कितने नर्स होने चाहिए, उस पैमाने पर अगर मैं बिहार को लाने की बात कर रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं? तो इसका कोई उत्तर नहीं था। इसलिए जो आपने नरूल जी से पूछा था, मैं आप उसको जोड़ दूं, लाख कोशिश कर लिया, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी उतर गए कि भारत माता की जय नहीं बोलने दिया जाएगा और वंदे मातरम नहीं होगा। मुझे आश्चर्य लगता है। देखिए, एक दौर तक ये चीजें चल सकती, हर चीज की एक उम्र होती है। अमेरिका ने भी बता दिया ट्रंप कहां चले गए और कहां चले जाएंगे, स्थिति लगभग क्लियर है। तो हर चीज की एक उम्र होती है, ठीक है, आदमी कहते हैं ना वो मन बदल जाता है, और वो अब वो उसका धीरे धीरे खत्म हो गया। जब रोजी रोजगार पेट की बात आएगी तो वो चीजें आगे आनी ही आनी है। आप 5 साल 7 साल दूसरे तरह चीजों से भटका सकते हो, हमेशा के लिए नहीं भटका सकते। तो वो चीजें, और भारत माता की जय बोलना और वंदे मातरम किसी पॉलिटिकल संगठन से कोई सीख के इस देश का नागरिक बोलेगा क्या? मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे किसी बीजेपी ने सिखाया था कि वंदे मातरम सीखो। तो वो तो हमारे यहाँ, ये पता नहीं अच्छे लोग कैसे मान भी लेते हैं। इस बार तो खैर इन्होंने शुरू किया था कि भाई अब आतंकवादी आ जाएंगे, पाकिस्तान में पटाखे फूटे, शुरू उन्होंने करा था, लेकिन जनता ने इस बार बताया कि वो सब बहुत हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपके बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि किस तरह से जो है बिहार चुनाव में जो है कई राष्ट्रवाद मुद्दे को उछालने की कोशिश की, उछाले भी गए, लेकिन वो सफल नहीं रहा, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया। लेकिन चलते चलते नूरुल सर से मैं मतलब जल्दी से मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक्सिस में इंडिया का एग्जिट पोल आ रहा है और उसके बाद गठबंधन की सरकार दिख रही है, वहां पर आपको लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन के साथ सामाजिक परिवर्तन भी होने जा रहा है 10 तारीख को? अब ये तो समय बताएगा। सत्ता परिवर्तन तो खैर हो रहा है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन होगा कि नहीं होगा वो तो सत्ता में आने के बाद पता चलेगा कि तेजस्वी अपने कितने वादे को पूरे करते हैं या नहीं कर पाते हैं, जनता से किए वादे को वो जनता के बीच कितना ले जाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जनता इस बार थी कि एक नया बदलाव आए, एक किसी नए को मौका दिया जाए। 15 साल नीतीश कुमार ने लिया, बीजेपी के पास आज भी बिहार में कोई फेस नहीं है जिसको वो प्रमोट करके सीएम कैंडिडेट घोषित कर सके। नीतीश के फेस पे ही लग रही थी, और नीतीश 15 साल से सत्ता में थे, और इन 15 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार का क्या हाल किया आप लॉकडाउन में ही देख लीजिए। कितने आपने स्टेटमेंट, खुद के स्टेटमेंट उन्होंने बदले हैं। कभी बोले कि बस नहीं भेजेंगे, हम किसी को नहीं बुलाएंगे, क्या नहीं किया। कोरोना से बिहार भी परेशान था, तो और युवाओं को तो रोजगार चाहिए था, और शिक्षा भी एकदम सस्ता शिक्षा भी चाहिए था, और रोजगार भी चाहिए था। तो इस बार बिहार की जनता ने बदलाव का मूड बना लिया था, और वो चीजें तो 10 को खत्म क्लियर हो ही जाएगी कि सत्ता में कौन आ रहा है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, अगर 130 से 50 के बीच में तेजस्वी आए तो 5 साल सरकार चला लेंगे। अगर वही 120, 22, 24 तक रहे तो फिर कुछ ही दिन के ये मेहमान होंगे, फिर बीजेपी वहां तोड़ेगी और खरीदेगी। अब 2015 भी देख सकते हैं, और बाकी देखिए 10 को तो क्लियर हो ही रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ महेश धौनिया सर थे, और जो पूर्व सीनियर एडिटर कोबरा पोस्ट से थे, सुधांशु कुमार सर असिस्टेंट प्रोफेसर ड्यू से थे, और नूरुल हुदा फ्रीलांस जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, और जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से एक्सिस में इंडिया का एग्जिट पोल आ रहा है, गठबंधन की सरकार दिखती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर कुछ सीटें कम रह जाती है, यानी 10-15 सीट का फासला अगर होता है, तो कहीं ना कहीं अमित शाह जो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना